पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट ने रवां माली साल के 5 महीनों में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया है और माहिरीन समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह मार्केट का हाई वैल्यू एडेड मसनूआत की तरफ झुकाव है। आप सोच रहे होंगे कि ये हाई वैल्यू एडेड मसनूआत क्या हैं और इन पर मुंतकिल होने से बरामदात कैसे बढ़ रही हैं। बरामदात कैसे बढ़ रही हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, मगर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फसल से हासिल होने वाली कपास, उससे बनने वाला धागा और फिर उससे बनने वाला कपड़ा, ये तमाम ही चीज़ें टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता हैं। अब आप खुद बताइए कि आपको ज़्यादा पैसे एक धागे के मिलेंगे या फिर एक रेडीमेड सूट के। आइए इसका जवाब लेते हैं माहिर मईशत आदिल मंसूर से। जी आदिल, ये बताएं कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इसका क्या फ़ायदा है और क्या फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत को। सन 2001 तक आई थिंक 40% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आती थी फ्रॉम हायर वैल्यू एड। टुडे दैट नंबर हैज़ रीच्ड 80%। इट्स ग्रेट। इट मीन्स कि हायर वैल्यू एड का बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि अगर आप पहले 1 रुपये की चीज़ बनाते थे आपको उसके 2 रुपये मिल जाते थे, अब इसका मतलब हायर वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आप 1 रुपये की चीज़ बनाते हैं और आप उसके 4 रुपये मिल जाते हैं। विच मीन्स के मैंने जितना भी जो भी बनाया, गैस, बिजली, फैब्रिक, जो भी इस्तेमाल किया, सब कुछ इम्पोर्टेड था, मेरी लेबर भी इम्पोर्टेड थी। लेकिन क्योंकि वो हायर वैल्यू ऐड है तो मुझे 1 रुपये के माल के 4 रुपये मिलेंगे। यही काम अगर मैं कम्प्लीटली 100% इम्पोर्टेड इनपुट इस्तेमाल करते हुए लोअर वैल्यू ऐड धागा बनाऊंगा, मुझे 1 रुपये की प्रोडक्शन के 2 रुपये मिलेंगे। क्या बेहतर है? मेरे नेट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए भी यही बेहतर है ना कि मैं हायर वैल्यू ऐड के अंदर इम्पोर्ट करूं या हायर वैल्यू एड की तरफ जाऊँ, या गोइंग टुवर्ड्स लोअर वैल्यू। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इसका हमारी कुल बरामदात में कितना हिस्सा है और इसमें इजाफे की वजह क्या है। पुराने वक्तों में भी और 2022 में भी एक्सपोर्ट्स evenly divided थी between low value added yarn and low value added fabric, as well as high value added garments, knitwear, towels and bedwear and other value added products. अब जो है ये मिक्स जो है वो disproportionately shift हो रहा है towards high value added, और जो डोमेस्टिक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री है, जो हाई वैल्यू एड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, वो पहले रिफंड्स पे डिपेंडेंट थी कि जो वो अपने लोकली या ग्लोबली जो भी अपने रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सोर्स करती थी, सच एज फैब्रिक, सच एज यार्न, सच एज कॉटन, उसके ऊपर वो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी दिया करती थी वो ड्यूटी उनसे कलेक्ट की जाती थी और फिर विद अ सिग्निफिकेंट डिले एफबीआर उस ड्यूटी को या उस कस्टम्स ड्यूटी को या सेल्स टैक्स को जो कि एडवांस स्टेज पे लिया जाता था एट इंपोर्ट स्टेज, उसको वो विद डिले रिफंड कर देता था। अब जाके इन्होंने ये फैसला किया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, वो जो इंपोर्ट करेंगे देयर इनपुट्स, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो यार्न हो, चाहे वो ग्रे फैब्रिक हो, वो इनपुट जो है वो ड्यूटी फ्री होगा। तो यानी कि उनको ना कोई ड्यूटी देनी होगी, ना रिफंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने बात की है, ये जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो गवर्नमेंट की है, उसके तहत जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा हमारे जो फिनिश गुड्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर चाहे वो तौलिया बनाने वाले हैं या फिर गारमेंट्स बनाने वाले हैं फिनिश गुड्स में, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। मगर जो हमारी मुकामी जो मार्केट है जिनिंग की या फिर बाकी जो है स्पिनिंग की, उसको जो है जाहिर सी बात है वो नुकसान हो रहा है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर आपके पास चॉइस हो, मैं ये नहीं कह रहा कि चॉइस होनी चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइस हो बिटवीन 2 प्रोड्यूसर्स, और आपके पास चॉइस हो कि अपनी या तो लो वैल्यू एड प्रोड्यूसर को रखना है या हाई वैल्यू एड प्रोड्यूसर को रखना है, और उनमें से एक जो है वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर है एंड विल फेच यू अ हायर प्राइस फॉर हिज एक्सपोर्ट्स, वर्सेस एक जो है वो लोअर वैल्यू एक्सपोर्टर है जो हु विल फेच यू अ लोअर वैल्यू फॉर हिज एक्सपोर्ट, अगर वो एक्सपोर्ट करता भी है। सो हु वुड यू रादर हैव अराउंड? मैं ये नहीं कह रहा कि बाइनरी चॉइस ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये बाइनरी चॉइस है। इसका एक और पहलू भी है एंड यस, इसको थोड़े से ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। इसमें मल्टीपल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन इसके अंदर आप ये भी देखें कि जो लो वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री है, जो नुकसान में है इस वक्त, जो तकलीफ सह रही है, और जिसकी एक्सपोर्ट्स भी रुक गई हैं, जिसकी लोकल प्रोडक्शन भी रुक गई है, जिसकी सेल्स भी स्लो डाउन कर गई हैं, और स्लो डाउन LSM में भी नज़र आ रहा है, वो इटसेल्फ इज़ अ वेरी हाई नेट इम्पोर्टर। अच्छा, ये कैसे? मतलब क्या मुकामी धागा बनाने के लिए भी हमारा इन्हिसार इम्पोर्ट्स पर है? पिछले 10-20 सालों में जब हमारी कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स की है 15 बिलियन से 5 बिलियन 6 बिलियन, तो ना सिर्फ जो लोकल
स्पिनिंग, धागा बनाने वाले या फैब्रिक बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो ना सिर्फ हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन वेरी हाई इनपुट ऑफ कॉटन फ्रॉम इम्पोर्ट, जिसमें हमारा कॉटन इम्पोर्ट का बिल तकरीबन 2022 में मेरे ख्याल में $2 बिलियन को छू गया था, और अब जो है एवरेज कर रहा है अराउंड $1.5 बिलियन। सो वो कॉटन भी इम्पोर्ट करता है। दूसरा ये कि क्योंकि जो कॉटन टू यार्न की जो वैल्यू चेन है, इट्स वेरी हाईली एनर्जी डिपेंडेंट, बोथ इन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस फॉर इट्स हीटिंग प्रोसेसेस। तो जब आप धागा बनाते हैं तो आप कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं और आप एनर्जी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें फिर आप बहुत लिमिटेड वैल्यू ऐड करते हैं और वो धागा बन जाता है, एंड विच विल बी ओनली सोल्ड लोकली, एंड यू डोंट नो कि वो जो जिसको लोकल सेल होगा, वो लोकल सेल होने के बाद वो धागे से जो कपड़ा बनाएगा वो खाड़ी को सेल होगा, और वो लोकली कंज्यूम हो जाएगी वो फैब्रिक या वो गारमेंट, या वो एक्सपोर्ट के लिए जाएगी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारे फ्रेंच गुड्स बनाने वाले लोग हैं, ये भी तो धागा इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे भी तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, जिसको अब आप एक बहुत टारगेटेड बेनिफिट दे रहे हैं, जो डिस्टॉर्शनरी बेनिफिट है, देयर इज नो डाउट कि डिस्टॉर्शनरी एलिमेंट है इसके अंदर, ही इज ओनली अलाउड टू इंपोर्ट इंटरमीडिएट गुड्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो वो जितनी भी इंपोर्ट कर रहा है उससे वो एक्स्ट्रा ही एक्सपोर्ट करेगा, बिकॉज वो वैल्यू एडिंग एक्सपोर्ट है, एंड बिकॉज उसकी वजह से अब वो क्योंकि इम्पोर्टेड धागा और इम्पोर्टेड ग्रे फैब्रिक खरीद रहा है, he will not be buying cotton और yarn और grey fabric locally, तो वहाँ की जो इम्पोर्ट का तो उसका जो इम्पोर्ट बिल पे इफेक्ट था वो कम हो गया। अब इसका सेकंड कंपोनेंट ये है कि बिकॉज वी हैव वेरी हाई energy prices in the country right now for the last 2 years, and the subsidy to the spinning and weaving sectors of textile has also been withdrawn। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो यहाँ पे धागा जो बन रहा था या यहाँ पे फैब्रिक जो बन रहा था वो ऑल्सो ऑफ हायर प्राइस था, बिकॉज वो अनकम्पेटिटिव थे, वो उस प्राइस पे बना ही नहीं सकते जिस प्राइस पे धागा और फैब्रिक इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। सो कीप दैट इन माइंड। उसके अगेंस्ट अगर हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्टर या वैल्यू एडेड एक्सपोर्टर, गारमेंट एक्सपोर्टर धागा या फैब्रिक इंपोर्ट कर लेता है फ्रॉम अनदर कंट्री विच इज चीपर, तो is the net effect positive or a negative? Keep that in mind as well। अच्छा, तो फिर इससे तो हमारी जो मुकामी सनत है उसको तो फिर बहुत नुकसान होगा, और फिर वो ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि मुकामी सतह पर भी वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। आपका जो स्पिनिंग का इम्पोर्टर था, या जो धागा बनाता है या फैब्रिक बनाता है, वो कॉटन इम्पोर्ट कर रहा है फ्रॉम अमेरिका और ब्राज़ील। दो आर द ओनली 2 मेजर डेस्टिनेशंस जहाँ से आपकी कॉटन की इम्पोर्ट आती है। चाइना से नहीं खरीदते आप, इंडिया से नहीं खरीदते, for various reasons। तो उसकी फ्रेट कॉस्ट भी है। So no matter what, at these energy prices and at this level of cotton production, area of cotton production is not only of poor quality, it's also very expensive and it's also not very high end। आपकी स्पिनिंग की और आपकी वीविंग को अनकम्पेटिटिव ही रहना है फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। स्पिनिंग इज अ हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े बॉयलर चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए होती है, बड़े बड़े प्लांट्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। तो लूजिंग आउट ऑन स्पिनिंग इज यस अ लॉस। हमारी स्पिनिंग की बहुत बड़ी बेस थी, लेकिन स्पिनिंग इज अ वॉल्यूम गेम वंस अगेन, स्पेशली इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। और स्पिनिंग के ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में सिर्फ 2 मेजर प्लेयर्स हैं, चाइना और इंडिया, क्योंकि ये वॉल्यूम का गेम है, ये वैल्यू का गेम नहीं है, ये प्राइस का गेम नहीं है। तो अगर आपके पास ना एनर्जी है, लोकली प्रोड्यूस एनर्जी नहीं है, आपके पास लोकली प्रोड्यूस कॉटन भी नहीं है, कॉटन के अंदर भी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपके पास नैफ्था क्रैकर भी नहीं है, पॉलिएस्टर सिंथेटिक की भी वैल्यू चेंज नहीं है, तो आप स्पिनिंग में क्या कंपैरेटिव एडवांटेज एंजॉय कर लेंगे? आपने स्पिनिंग को कितना स्केल कर लिया? सो ये अगर आप स्पिनिंग को ग्रो करने के लिए आज 5 मिलियन बेल्स की जगह 20 मिलियन बेल्स की कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, तो इट विल नॉट ऐड अ लॉट ऑफ हाई वैल्यू। अगर आप लोकल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं कॉटन की टू स्केल अप स्पिनिंग सो दैट इट बिकम्स अ कंपैरेटिव इंडस्ट्री, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको ट्रेसेबिलिटी सारी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने फार्मिंग के तरीके बदलने पड़ेंगे, अपने वाटर कंजम्पशन एंड वाटर फुटप्रिंट एट फार्म चेंज करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास लोग हैं, टैलेंट है? क्या आपके पास कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस है, सिस्टम्स हैं? आई एम नॉट सो श्योर।
जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर अब जब क्योंकि वो बाहर से ख़रीदता है, सो नाउ ही इज़ नो लॉन्गर, वो उसको अब ये उसके पास ये फ्रीडम है कि वो बेहतर क्वालिटी की कॉटन इंपोर्ट कर सके, बेहतर क्वालिटी की यार्न इंपोर्ट कर सके, बेहतर क्वालिटी की का फैब्रिक इंपोर्ट कर सके, विच allows him to get higher value orders of export also and diversify his export portfolio into getting better customers as well. So this is a very net positive. डिस्टॉर्शन इसमें एग्जिस्ट करती है, वो डिस्टॉर्शन आप रिमूव करते हैं। आप बोलें कि ना मैं लोकल परचेज पे जीएसटी लगाऊंगा, ना मैं फॉरेन परचेज पे जीएसटी लगाऊंगा, इस डिस्टॉर्शन को ख़त्म भी कर देंगे। तो मेरा इस पे व्यू यही है कि एज लॉन्ग एज डायरेक्ट एक्सपोर्टर के पास ये फ्रीडम होगा कि मैं इंटरमीडिएट इंपोर्ट बाहर से ख़रीद सकूं, क्योंकि वो चीपर भी है, वो अब हायर क्वालिटी भी है, उसमें बेहतर वैरायटी भी है और उसके कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं, वो डेफिनेटली इम्पोर्टेड की तरफ जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।